हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 2 में। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो हमारा चैप्टर चल रहा है। और पहले लेक्चर में हमने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कितने तरह के होते हैं। ठीक, आज जो हम इसके आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, इसमें बेसिकली पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का पूरा नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। यानी सूक्ष्म जीव क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया, अब ये कैसे हमारे लिए मित्र की तरह काम कर रहा है और किस तरीके से हमारे लिए शत्रु की तरह काम कर रहा है उसको पढ़ना है। तो एक लाइन से हम चल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड, यानी कि सूक्ष्म जीव किस तरीके से हमारे लिए मित्र का कार्य कर रहा है, उसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही हेडिंग यहाँ पे लिख रखी है, फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स का मतलब होता है, माइक्रोब्स बोले या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब भी सूक्ष्म जीव होता है और माइक्रोब का मतलब भी सूक्ष्म जीव ही होता है। तो अब यहाँ पे हमको पढ़ना है कुछ मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए मित्र का कार्य करते हैं। मित्र का मतलब वो हमारे लिए, मित्र कौन होता है आपका, कौन मित्र होता है, जो हर समय आपका साथ देता है, सच्चा मित्र होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो हर जगह पे हमारा साथ देते हैं, कहाँ पे, किस किस क्षेत्र में, उसी के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या हमारे लिए वो हमारे पास हेल्प करते हैं, हमको किन किन चीज़ों के फॉर्मेशन में या किस तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं, वही हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो फ्रेंडली माइक्रोब्स में देखिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, जो हमारे लिए अच्छा कार्य करते हैं। उसमें पहले यहाँ पे हम हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारे पास में है क्या, फर्स्ट फ्रेंडली माइक्रोब में कह सकते हैं आप इन द फूड मटेरियल, या फिर कह सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड, मेकिंग ऑफ फूड मटेरियल। यानी कुछ भोज्य सामग्रियां होती हैं, कुछ खाने योग्य सामग्रियां होती हैं जिनको बनाने में ये हमारे पास जो माइक्रोब्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम खाते हैं और उनके बनने में कौन सहायता करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम खाते हैं और बिना माइक्रोब के वो संभव नहीं है उसका बनना। एक एग्जाम्पल जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया है, कौन सा एग्जाम्पल है, कर्ड, दही। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे ए बी अगर सी डालते हैं हम, तो ए क्या है, मिल्क से कर्ड। मिल्क से कर्ड डायरेक्ट नहीं बनता बच्चों, इसको याद रखना है आपको कि दूध से अगर दही बनना है तो उसमें कौन हेल्प करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, लैक्टोबैसिलस। तो यहां मैं इसके ऊपर नाम लिखता हूं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है, बी का मतलब बैक्टीरिया। यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो कि क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगर ये बैक्टीरिया न होता तो हम कभी भी दही नहीं खा सकते थे, दही होता ही नहीं उस समय, क्योंकि जब तक ये बैक्टीरिया नहीं होता तब तक दूध से दही नहीं बनता। तो ये एक क्या हो गया, फूड प्रोडक्शन में, या कह सकते हो फूड मटेरियल के बनने में हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या किया, हेल्प किया। और सर क्या क्या होती हैं, एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है ब्रेड। ठीक है, कौन सा, बी, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड। ब्रेड सब लोग खाते होंगे, ब्रेड को बनाने में भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प होता है, यानी इसका भी बहुत अच्छा योगदान होता है। ब्रेड को हिंदी में ब्रेड ही बोलते हैं, कुछ लोग चपाती भी बोलते हैं इसको। तो ब्रेड जो बनता है हमारे पास में, उसमें कौन हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कौन बनाता है ब्रेड को, ब्लैक इंक से हम लिखते हैं इसको ईस्ट। ठीक है, खमीर, ये क्या है, ईस्ट मैंने बताया था एक फंगस है ये, इसके पहले वाले लेक्चर में ही मैंने इसको बताया था। कौन सा, यूनिसेलुलर, एक अकेला फंगस था, ईस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था इसको। तो जो खमीर होता है या ईस्ट होता है वो क्या करता है, ब्रेड बनाता है। तो ब्रेड बनाने में हमारे पास में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहा है। अच्छा सर, इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताइए। तो जो ब्रेड बनता है बच्चों, ये किन से बनता है, आटे वगैरह से बनता है। किसका, जैसे हम लोग गेहूं का आटा है उसी से ब्रेड बनता है, जैसे रोटी बनाते हैं आप घर पे, तो उसी तरीके से सेम क्या होता है, ब्रेड भी बनता है। अंतर थोड़ा सा होता है रोटी और ब्रेड में। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने आटा ले लिया, आटे को अगर डायरेक्ट गूंद के उसका हम चपाती बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। लेकिन ब्रेड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आटे को लेंगे, आटे में पानी मिक्स करेंगे और साथ में उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल देंगे। क्या डालेंगे, ईस्ट पाउडर। ये मार्केट में आपको पाउडर के फॉर्म में ईस्ट मिलता है। अगर आप ईस्ट पाउडर यहाँ पे डाल देते हैं आसानी से, तो क्या होगा, ये उसको इसके बाद इसको रात भर हमको छोड़ देना है। और रात भर छोड़ देंगे तो आप देखेंगे ये जो हमने आटा लिया था ये फूल कर थोड़ा ऊपर तक आ जाएगा। यानी अगर आप इतना आटा लेते हैं केवल, तो रात भर में ये आटा फूल के इतना हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें होता क्या है, जो ये आटा थोड़ा सा क्या हो जाता है,
इसमें बहुत सारे पोर्स बन जाते हैं, पोरस हो जाता है, एकदम छिद्रयुक्त हो जाएगा। कारण ये है कि जो हमने यहाँ पे आटा लिया उसमें शुगर होता है। क्या होता है? शुगर। और शुगर को ये करता है फर्मेंटेशन, अभी आगे भी मैं आपको बताऊंगा। फर्मेंटेशन, किण्वन होता है यहाँ पे, शर्करा का किण्वन होता है और वो परिवर्तित हो जाता है किसमें? यहाँ पे अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के कारण यहाँ पे बहुत सारे क्या हो जाते हैं? पोर्स हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और इस गैस को यहाँ पे ये गैस रुक नहीं सकती, इसको एटमॉस्फेयर में जाना पड़ता है और बहुत सारे पोर बनाते हुए ये क्या होती है? इसको वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिस कारण ये हमारे पास में जो आटा था या मैदा था ये क्या हो जाता है? पोरस हो जाता है और फूल जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये प्रोसेस हुआ करती है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड में कौन हेल्प कर रहा है? ईस्ट। ईस्ट करता क्या है सर? ईस्ट करता है फर्मेंटेशन, याद रखना है। ईस्ट क्या करता है? किण्वन करता है, हिंदी में इसको बोलते हैं किण्वन। तो किण्वन कौन करता है? फर्मेंटेशन। किसके द्वारा होता है सर? ईस्ट के द्वारा। और किण्वन में होता क्या है? कोई भी शुगर आप लेंगे, कोई भी शुगर लेंगे, उसमें अगर ईस्ट डालते हैं तो वो शुगर कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड बनाने के लिए यूजफुल है। अल्कोहल यहाँ से हम निकाल लेंगे, अल्कोहल शराब, ठीक है, अल्कोहल मतलब शराब, यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में प्रोडक्शन। यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी? सबसे पहले फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी? तो फर्मेंटेशन के बारे में सबसे पहले बताया था, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, लुईस पास्चर ने। ठीक है, क्या नाम है? लुईस पास्चर। तो ये हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। तो आप इसको देख लीजिए, पहला ही था हमारे पास में फूड प्रोडक्शन में। फूड प्रोडक्शन में क्या किया गया? हेल्प किया गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हेल्प किया और फूड हमारे पास में प्रोडक्शन किया गया। तो ये हो गया हमारे पास में लुईस पास्चर, जो कि क्या किए थे? फर्मेंटेशन, सबसे पहले खोज किए थे फर्मेंटेशन की। अगला चलते हैं इसके आगे, और क्या क्या बनता है सर इससे, और कौन सी फूड मटेरियल होते हैं जिसको हम बनाते हैं यहाँ पे, सॉरी। तो ये हमारे पास में थर्ड C, और क्या हो सकता है फूड में? और हम बनाते हैं चीज, पनीर। ठीक है, चीज आपको पता होगा, पनीर। पनीर बनाने में भी क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है हमारे पास में। ठीक, तो पनीर बनाने के लिए हम बहुत सारे, अब पनीर को डायरेक्ट बनाने के लिए, पनीर में अलग अलग फ्लेवर देने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। जैसे आप जानते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया, तो अलग अलग फ्लेवर के पनीर आते हैं। ठीक है, जिसको जो फ्लेवर खाना उस तरीके का पनीर, तो वो फ्लेवर देने का काम कौन करता है? यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो चीज बनाने में भी इसका यूज हो गया। D, पिकल्स। ठीक, अचार बनाने में भी इसका यूज होता है। किसी का भी आप अचार बनाए, चाहे आम का बनाओ, चाहे किसी चीज का भी आप अचार बना सकते हैं यहाँ पे। तो पिकल्स जो होता है उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये तो हो गया कुछ खाने पीने की चीजों जिसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। अच्छा सर, ये फर्स्ट था। सेकंड क्या हम इसका यूज करते हैं? यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। इसको आप याद रखेंगे चारों चीजों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है लुईस पास्चर का नाम। लुईस पास्चर सबसे पहले क्या? फर्मेंटेशन की खोज किए थे। फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है? ईस्ट, जो कि एक फंगस है। ठीक, आगे चलते, फंगस मतलब कवक है। दूसरा सर बताइए आप, और क्या कहाँ पे यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि फ्रेंडली माइक्रोब्स की बात चल रही है, तो और कहाँ हमारे लिए फ्रेंड का काम करते हैं? तो सेकंड हमारे पास में है ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब है कि अगर हम व्यावसायिक तौर पे बड़े पैमाने पर किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। किन चीजों का हम बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं? बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का आप कर सकते हैं किसका? ब्रेड का। ब्रेड मार्केट में कई अलग अलग कंपनीज के आते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक बड़े पैमाने पर किसी चीज को बना रहे हैं। ये तो मैंने पहला बताया, मेकिंग ऑफ फूड मटेरियल, ये आप अपने घर पे बना सकते हैं थोड़ी बहुत चीजें। लेकिन अगर किसी को इसी चीज को हमको बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में इसको देना हो, या फिर हर जगह पे इसकी सप्लाई करनी हो, तो हम क्या करते हैं? इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन किसका हो सकता है? ब्रेड का। सेम चीज है, ईस्ट के द्वारा होगा, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ब्रेड का होगा। तो कौन कौन सी चीजें कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग? पहला ब्रेड, लेकिन ब्रेड को छोड़ के यहाँ पे सबसे अच्छा कॉमर्शियल प्रोडक्शन दो चीजों का होता है इस मेथड के द्वारा, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। कौन कौन सा? पहला हमारे पास में है विनेगर, सिरका। विनेगर जो हमारे पास में सिरका है, सिरका का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है अपने इंडिया में। ठीक, और दूसरा हमारे पास अल्कोहल, क्योंकि शराबी तो पड़े ही हुए हैं, अल्कोहल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शराब।
तो एल्कोहल कैसे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। कौन सी प्रोसेस इनमें होती है? तीन के तीनों में कौन सी प्रोसेस होगी? फर्मेंटेशन या किण्वन ही होगी। यानी ब्रेड बनाना होगा फिर भी हम फर्मेंटेशन करेंगे, सिरका बनाना होगा फिर भी फर्मेंटेशन करेंगे, अल्कोहल बनाना होगा फिर भी हम फर्मेंटेशन ही करेंगे। तो किण्वन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसकी खोज लुईस पास्चर करके बहुत ही अच्छा काम कर दिए। लेकिन एक जगह पे इसका गलत यूज हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल की फैक्ट्रीज होती हैं और बहुत सारे लोग अल्कोहल को अपने आसपास देखेंगे। अगर आप गांव से या कहीं से भी बिलोंग करते हो तो भारत में ये एक बहुत ही बुराई बन चुकी है। ठीक है, शराब। और इस शराब को बनाते समय क्या होता है कि यहाँ पे कैसे बनता है? शुगर को हम फर्मेंट करेंगे, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मैंने बताया आपको। अब ये शुगर कहाँ कहाँ होता है? किसी में भी हो सकता है। गेहूं लीजिए उसमें है, ठीक है, बाजरा लीजिए उसमें है, महुआ जो गांव वाले होंगे वो जानते होंगे, महुआ उसमें भी क्या होता है? शुगर। शुगर हर एक चीज में होता है, जो भी हम खाने वाली चीजें हैं जो थोड़ी सी भी आपको मीठी लगती हैं उसमें शुगर है। और उसका हम जामुन कुछ लोग जानते होंगे, ठीक है, तो हमारे पास में जामुन वगैरह में भी शुगर होता है, तो उसका भी क्या बनता है? सिरका बनता है। तो ये शराब बनाने में भी यूज करते हैं हम लोग बहुत सारी खाद्य पदार्थों का, जो नेचुरल हमारे पास में शुगर के सबस्टेंस रिलेटेड होते हैं, जैसे गेहूं चावल, इन सबसे भी शराब बनाया जा सकता है। और ये अल्कोहल दो तरह का होता है, बता दें आप। एक होता है एथिल अल्कोहल, एक होता है मेथिल अल्कोहल। तो जो लोग पीते हैं वो है एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल विषैला नहीं होता, जबकि मेथिल अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही विषैला होता है। अगर गलती से उसको आप पी लेते हैं या कोई भी पी लेता है तो क्या होता है? वो अंधा हो सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। तो मेथिल अल्कोहल बहुत ही खतरनाक हुआ करता है और दोनों साथ में बनता है। अच्छी बात यह है कि दोनों साथ में बन जाता है, फिर हम प्योर करते हैं उसको। और कभी कभी जब मेथिल अल्कोहल प्योर नहीं हो पाता है एथिल अल्कोहल से, तो आप पेपर में न्यूज़ देखते होंगे जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत। तो जहरीली शराब का मतलब नहीं है, वहाँ पे दो अल्कोहल पाए जाते हैं इसमें, एक है एथिल और एक है मेथिल अल्कोहल। तो कौन सा खतरनाक है? मेथिल, ये खतरनाक है, इसको नहीं पीना। ये वाला क्या करता है? नुकसान नहीं करता, लेकिन ये वाला डेंजरस होता है, आदमी को मौत के घाट भी उतार सकता है। तो ये हो गया हमारे पास में कॉमर्शियल प्रोडक्शन। मैंने बताया ब्रेड, विनेगर, अल्कोहल और कई सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमर्शियली प्रोड्यूस की जाती हैं। आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और तीसरी जो हमारे पास में यहाँ पे अब हम चलते हैं फ्रेंडली माइक्रोब में, इसको आप याद रख लीजिएगा या इसको लिख सकते हैं आप, मैं इरेज करने वाला है इसको। तो तीसरा जो हमारे पास में क्या है, तीसरा किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले। तो देखिए थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो होता है मेडिसिनल यूज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी दवाइयां होती हैं जो हम किससे बनाते हैं? इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। और ये बड़ा ही यूजफुल है, क्योंकि आज के समय में आप समझ रहे हैं कोरोना जैसी बीमारी है, तो कोरोना जैसी बीमारियों में भी हम इनका उपयोग कर रहे हैं। अभी आपको हम बताएंगे किस तरीके से इसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो देखिए मेडिसिनल यूज बड़ा ही अच्छा है इसका, तो इसलिए थर्ड पॉइंट कौन सा है? मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मेडिसिनल यूज क्या होता है? देखो दवाइयां बनाते हैं इससे हम कई सारी। सबसे पहली दवा आपको जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स बहुत सारे बनाते हैं, तो इसमें फर्स्ट मैं लिखता हूं क्या होता है? एंटीबायोटिक्स बनाने में। एंटीबायोटिक्स क्या होता है सर? अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले ये याद रखिए कि एंटीबायोटिक्स किससे बन सकता है? ये बैक्टीरिया से बन सकता है, यानी जीवाणु से बन सकता है, या इसको हम लोग फंगस से भी कुछ बनाते हैं। ठीक है, फंगस से भी बनाते हैं। तो फंगस और बैक्टीरिया दोनों से हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। अब आपको पता होगा कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, फंगस यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है। और मैं पहले ही लेक्चर में बताया था, तो एक फंगस का नाम मैंने लिखा था, कौन सा? पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम नाम के फंगस से क्या होता है? पेनिसिलिन नाम की सबसे पहले एंटीबायोटिक्स बनी थी। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक्स किससे बनी थी, तो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स एक फंगस से बनी थी, एक कवक से बनी थी। उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पूरा नाम अगर लिखना है तो इसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक, और इससे कौन सी दवा बनी थी? पेनिसिलिन। और इसकी खोज किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ये पेनिसिलिन बना तो, लेकिन इस पेनिसिलिन को बनाया कौन? इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम बहुत बार पूछा जाता है आपके CHS एंट्रेंस एग्जाम में, और इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे और ये अचानक खोज हो गई थी। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज ये कर नहीं रहे थे, लेकिन हो गई थी। अब बताते हैं कैसे हो गई थी। उसको बताने से पहले कुछ मैं बैक्टीरियल कह सकते हैं आप एंटीबायोटिक्स का नाम लिखता हूं। बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल कि बैक्टीरिया से कौन कौन से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। तो बैक्टीरिया से बनाई जाने वाली एंटीबायोटिक्स जो हैं, यानी एक एंटीबायोटिक्स ये है, दो मैं यहाँ पे और लिखता हूँ। एक हमारे पास में है टेट्रासाइक्लिन,
टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कुछ दवाइयों के नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक। तो ये हो गया टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सब हमारे पास में एंटीबायोटिक्स हैं जो कि रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले क्या किए थे, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किए थे। अब ये कर क्या रहे थे, ये बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे अपने लैब में। क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया का कल्चर का मतलब बैक्टीरिया उगा रहे थे, जैसे हम प्लांट्स को उगाते हैं अपने खेतों में, ऐसे ये एक पेट्री डिश लेके इसमें क्या करते थे, बैक्टीरिया को उगाते थे और अलग अलग बैक्टीरिया को ग्रोथ को देखना चाहते थे, बैक्टीरिया कैसे बढ़ता है उसकी प्रोसेस को देखते थे। तो एक बार हुआ क्या कि गलती से जिस कई सारे पेट्री डिश लिए थे इन्होंने, मान लो 3-4 पेट्री डिश में ये बैक्टीरिया उगा रहे थे और अचानक गलती से क्या हुआ कि कहीं से ये फंगस भी रखे थे दूसरी जगह पे और एक फंगस जो है इसमें आके गिर गया, फंगस का एक छोटा सा मोल्ड इसमें आके गिर गया। कौन आके गिर गया, फंगस। और इस फंगस का नाम क्या था, यही था पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये फंगस जब इसमें गिरा तो देखा इन्होंने कि जिस पेट्री डिश में फंगस आके गिर गया था उसकी ग्रोथ वगैरह बंद हो गई, उसमें जो बैक्टीरिया थे वो मर गए सारे, ठीक है। ये वाले तो खूब ग्रोथ किए जिसमें फंगस नहीं गिरा था, लेकिन जिसमें फंगस गिर गया उसकी ग्रोथ बंद हो गई, वो सारे डेड कर गए। तो इनको ऐसा लगा कि आखिर इस फंगस में है क्या जो इस बैक्टीरिया को मार रहा है। तो बाद में उन्होंने इसी फंगस से क्या निकाला, कुछ ऐसा सब्सटेंस इससे निकाला जिसको इन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया और वो यूज होने लगा बैक्टीरिया को किल करने में। और बाद में ये पता चला कि ये करता कुछ नहीं है, बस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है और उस सेल वॉल को क्या करता है, ये डैमेज कर देता है, सेल वॉल को क्या करता है, डैमेज कर देता है। अब जब सेल वॉल ही डैमेज हो जाएगी तो बैक्टीरिया बड़ी आसानी से मार दिया जाता है। तो कोई भी बैक्टीरियल डिजीज यानी बैक्टीरिया से होने वाले जो हमारे पास रोग होते हैं उनको मारने में पेनिसिलिन बड़ा ही अच्छा काम करता है। अब एंटीबायोटिक्स का मतलब आपको समझ में आया। एंटी का मतलब होता है किसी के विरोध में, बायोटिक्स मतलब कोई जीवधारी या कोई जीवित प्राणी से निकाला गया कोई सब्सटेंस जो किसी का विरोध करता है। जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स लेंगे तो जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर किया हुआ है उसको मार देगा। या फंगल इन्फेक्शन हुआ तो हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, ठीक। तो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। ज्यादातर एंटीबायोटिक्स 90% एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया में काम करते हैं, केवल किसमें, केवल बैक्टीरियल डिजीज में। वायरस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता, ध्यान देना। वायरस, अगर कोई वायरस से होने वाली डिजीज है, रोग है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं होता। एंटीबायोटिक्स किस में काम करता है, केवल और केवल बैक्टीरिया पे। इसको याद रखना है आपको। ये कभी कभी पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक्स किसके प्रति हम यूज कर सकते हैं, ऑप्शन दे देगा बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, वायरस। तो आप बैक्टीरिया पे टिक लगाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स बनी है, बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकता है, वायरस को नहीं रोक सकता। चलिए, इसीलिए कोरोना की जो हमारे पास में क्या है, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं, क्योंकि कोरोना क्या है, वायरस से होने वाली डिजीज है। तो जितने भी वायरस से होने वाले डिजीज हैं उनकी कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं बन सकती। अच्छा, तो ये हो गया बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम यहाँ पे याद रखना है आपको, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बहुत सारे बने हुए हैं, एंटीबायोटिक्स आप देखे होंगे कई से, ये सब तो बाजार में मिलते हैं, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, ठीक है, ये सब। अब चलते हैं अगला है, ये तो एंटीबायोटिक हो गया। एंटीबायोटिक्स के बाद हम पढ़ते हैं एक वैक्सीन। मेडिसिनल यूज में सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीन, जिसकी खोज अभी हम लोग किए हैं कोरोना के। क्या करते हैं, कोरोना को मारने के लिए हमने वैक्सीन बनाया है, कोवैक्सीन नाम से क्या है वो वैक्सीन आई हुई है। कई सारे और भी कंपनियों ने अलग अलग वैक्सीन बनाई है। तो सबसे पहले समझते हैं सर ये वैक्सीन है क्या और इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था। तो खोज 3 साइंटिस्ट का नाम मैंने बता चुका, ठीक है। लुईस पास्चर क्या किए थे, फर्मेंटेशन की खोज किए थे। और लुईस पास्चर के बारे में एक बड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है कि वो पास्चुराइजेशन की भी खोज किए थे। पास्चुरीकरण, पास्चर उनके नाम में लगा है। कभी आपसे ये पूछा जाता है कि पास्चुराइजेशन की खोज या पास्चुरीकरण की खोज किसने की, तो उसमें आप लगा सकते हैं जिन्होंने फर्मेंटेशन यानी किण्वन की खोज की थी, कौन, लुईस पास्चर। उन्होंने ही पास्चुराइजेशन की खोज की थी। पास्चुराइजेशन में होता क्या है बच्चों, कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अमूल का या किसी भी कंपनी का दूध पैकेट में आता है और उसमें डेट लिखा होता है कि 4 दिन तक, 2 दिन तक वैलिड रहेगा, 2 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक। और हम अपने घर में अगर दूध को रख देते हैं तो क्या होता है, 1 दिन में खराब हो जाता है। तो वो जो मिल्क होता है वो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है। या छाछ वगैरह भी आता है वो भी पास्चुराइज्ड होता है। तो पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक हमारे पास में निर्धारित तापमान होता है जिस पर उस दूध को गर्म कर देते हैं, उसके बाद ठंडा करके अगर उसको पैक कर देते हैं तो कई दिनों तक क्या रहता है, संरक्षित बना रहता है, सुरक्षित बना रहता है। उसी को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। और उसकी खोज भी सबसे पहले किसने किया था, लुईस पास्चर ने। अपने ही नाम पे, पास्चर क्योंकि उनका नाम था तो अपने ही नाम पे बना के उसको रख दिया पास्चुराइजेशन। और फर्मेंटेशन की खोज तो की ही अल्कोहल बनाने में।
फिर मैंने 2 साइंटिस्ट का नाम बताया, कौन कौन सा, एक तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेचारे पेनिसिलिन की खोज कर दिए, अचानक हो गई, ठीक है, खोज किसी और की, बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे, बैक्टीरिया को उगा रहे थे, अचानक खोज हो गई पेनिसिलिन की। अब वैक्सीन की खोज किए थे सबसे पहले एडवर्ड जेनर, नाम था एडवर्ड, ठीक है, जेनर, बड़े ही अच्छे साइंटिस्ट, क्योंकि वैक्सीन की खोज से के कारण ही अभी आपको बताएंगे पोलियो जैसी डिजीज हमारे भारत में लगभग खत्म हो चुकी है। पोलियो एक बहुत ही घातक बीमारी है और ये पोलियो आपको यकीन होगा कि ये वायरस से होती है, और वायरस मैंने पहले ही बता दिया है कभी भी मरते नहीं है। पहले लेक्चर में बताया था वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, यानी लिविंग और नॉन, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, इसको मारा नहीं जा सकता। तो बहुत सारे वायरस से होने वाले डिजीज को भी हम बचने के लिए क्या करते हैं, हम वैक्सीन की खोज करते हैं, जैसे पोलियो हो गया, हिपेटाइटिस हो गया, ठीक है, कई सारी ऐसे होते हैं, स्मॉल पॉक्स, इन्होंने किसका खोजा था, वैक्सीन सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने खोजी थी, किसकी, स्मॉल पॉक्स की, ये भी याद रखना है। स्मॉल पॉक्स जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, छोटी माता, जिसको साधारणतः गांव में लोग माता जी भी बोलते हैं, दाने निकल आते हैं बहुत सारे शरीर पे, तो उसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स या छोटी माता। इसको किसने देखा, खोजा, एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने। अब देखो ये वैक्सीन है क्या, अब देखो वैक्सीन क्या होता है। इस वैक्सीन से समझने से पहले हम अपनी बॉडी के कुछ डिफेंस मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए हमारा शरीर जो है इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी बाहर का सामान, या कह सकते हो कोई भी बाहर का पदार्थ जो कि, या कोई भी बाहर का जीव हमारे बॉडी में इंटर नहीं कर सकता। अगर वो इंटर करता है तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, उसको मारने का प्रयास करता है। जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में इंटर किया तो उसको मारने के लिए हमारी बॉडी पूरी तरीके से तैयार है। और उसी में एक सेल आता है हमारे पास WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वो क्या करता है, वो बनाया ही गया है, इम्यून सिस्टम उसका काम ही है कि क्या करे, दूसरे के यानी फॉरेन पार्टिकल अगर कोई आता है तो रक्त की जो WBCs होती है वो उसको मारने का प्रयास करती हैं या मार देती हैं पूरी तरीके से। अब होता क्या है कि मान लो कभी किसी को, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, एक मान लो ए नाम का कोई माइक्रोब था, ये किसी आदमी के अंदर या किसी के बॉडी के अंदर इंटर कर गया ए। अब क्या करेगा कि जैसे ही मैंने बताया फॉरेन है, बाहर का पार्टिकल है, अब बाहर का पार्टिकल जब किसी आदमी के अंदर इंटर कर रहा है तो आदमी के जो WBCs हैं, इसके अंदर जो WBCs है वो क्या करेंगे, इसको मारने का प्रयास करेंगी। तो जब इसको मारने का प्रयास करती हैं ये, तो ये क्या बनाती हैं, ये जो बाहर से आया इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है एंटीजन। एंटीजन इसको बोलते हैं प्रतिजन हिंदी में। तो ये एंटीजन है और इसको मारने के लिए जो WBC बनाती है, मान लो WBC ने कुछ बनाया और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी होता है जो एंटीजन को मारता है। यानी WBC ने बनाया एक एंटीबॉडी और वो क्या करेगा, एंटीजन को मार देगा। तो यहां दो चीजों को याद रखना है, एंटीजन अगर कोई पूछे या पैथोजन, ठीक है, इसको पैथोजन भी कुछ लोग बोलते हैं। पैथोजन यानी ऐसे माइक्रोब्स जो कि डिजीज काज करते हैं, जो कोई न कोई रोग फैलाते हैं, उसको कहते हैं पैथोजन, ठीक। और इसी तरीके से एंटीजन इसको, तो ये क्या करता है कि एंटीजन या पैथोजन जब इंटर करता है तो उसको समझिए आप एंटीजन, और जो हमारी बॉडी WBC बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन को मार देता है। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म है, सिंपल सा, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं इसको, क्योंकि क्लास 8th के लेवल पे आप इतना ही समझिए केवल कि हमारे पास WBC होती है जो बाहर से आने वाले पदार्थों को क्या करती है, खत्म करती है। कोई बैक्टीरिया आया बाहर से, उसको मारने का काम करेगी, कोई वायरस आया उसको मारने का प्रयास करेगी, भले न मार पाए लेकिन प्रयास जरूर करेगी। फंगस आया उसको मारने का प्रयास करेगी। यानी WBC एक प्रकार से कह सकते हो क्या है, पूरी बॉडी की क्षमता को बढ़ाती है। अगर ये नहीं होती तो हम तुरंत ही किसी न किसी रोग से क्या होते, ग्रस्त हो जाते। तो WBC डिफेंस मैकेनिज्म में यानी प्रतिरक्षा प्रणाली में बहुत ही अच्छा योगदान देती है हमारे शरीर में। अब ये WBC कैसे करती है कि इस काम को, ये बनाती है तुरंत एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी इस पैथोजन या एंटीजन को क्या करता है, मारता है। लेकिन एक चीज ये भी याद रखना कि जब कभी ए नाम का एक पैथोजन आपके बॉडी में इंटर किया, तो अगर 5 साल बाद, ये मान लो मार दिया आज, ठीक है, आज इंटर किया, 2-4 दिन आप इसको झेले, उसके बाद मार दिया गया अंत में। जब ये मार दिया गया तो अब मान लो कभी 10 साल बाद या 5 साल बाद फिर से ए नाम का पैथोजन, वही पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करता है। तो जब पहली बार इसको मारने में जो 10 दिन लगा था ना, 10 दिन तक आपको बुखार हुआ, बहुत सारी चीजें, ठीक है, 10 डेज लिखना चाहिए यहाँ पे, दिन में हिंदी में लिख दिया,
10 days, 10 दिन में पहली बार मारा। जब दूसरी बार 10 साल बाद अगर आपको ये एंटीजन या पैथोजन फिर से जब इंटर होगा ना, तो 2 दिन नहीं लगेंगे मारने में इसको। क्यों? क्योंकि पहली बार ये WBC को ज्यादा काम करना पड़ा, अचानक से देखा ये कौन आ गया, तो उसको समझा, ठीक है, उसकी डिफेंस मैकेनिज्म जो थी उसके प्रति अलग से कार्य की और उसको मारकर सफल हो गया। लेकिन टाइम ज्यादा लगा क्योंकि उसको समझना था। पहली बार किसी से मिलते हैं आप तो उसको समझने में टाइम लगता है, लेकिन फिर दोबारा मान लो कुछ दिनों तक वो आपके साथ रहा, 10 दिन तक, फिर दूसरी बार जब मिलोगे तो 10 दिन की चीजें उसको आपको याद हैं कि ये कैसे था मेरे साथ, इसका व्यवहार कैसा है। तो ऐसे ही WBC क्या करता है, एंटीजन को समझ जाता है। एक बार तो टाइम लगेगा पहली बार 10 दिन तक, लेकिन दूसरी बार क्या करता है, इसको तुरंत मार देगा। इसका क्या प्रॉपर्टीज है, ये कैसे काम करता है, सारी चीज इसको पता है। यानी इसकी मेमोरी बहुत तेज होती है, याददाश्त बहुत तेज होती है WBC की। अगर कोई एक बार बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई भी माइक्रोब हो, तो वो याद कर लेता है उसको। और इसी मेमोरी बेस पे हम लोग यूज कर लेते हैं वैक्सीन का। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन होता है डेड, और कह सकते हो डेड या तो मरे हुए या क्या होंगे, वीकेंड मतलब कमजोर माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत हों या थोड़े से कमजोर हों, उसी को हम लोग वैक्सीन की तरह यूज करते हैं। करते क्या है, जैसे कोई आदमी है, उसको पोलियो का हम लोग टीका लगवाते हैं। वैक्सीन का हिंदी मतलब है टीका, और टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अब मान लो पोलियो फैलाने वाला कोई हमारे पास वायरस है, ये वायरस है, ठीक है। तो अब इस वायरस क्या करेंगे, हम डीएक्टिवेट कर देंगे, इसको थोड़ा सा डेड, या तो इसको मार देंगे या तो इसको कमजोर कर देंगे, और किसी आदमी के अंदर क्या करेंगे, इसको इंटर करा देंगे। जब इसको किसी आदमी के अंदर इंटर कराएंगे तो क्या होगा, WBC देखेगा, करीब बाहर से कौन आ गया, इसको मारो मारो इसको। लेकिन हम क्या किए हैं कि हम तो इसको डेड पहले से ही मरा है, लेकिन ये थोड़ा बहुत अगर हमारे पास में मान लो एकदम से डेड नहीं, थोड़ा सा वीक है, वीक का मतलब ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर स्ट्रांग वाले को डाल देंगे तब तो आदमी वैसे मर जाएगा पहले ही। लेकिन क्या करते हैं, इसको डेड कर देते हैं या बहुत ही कमजोर बना देते हैं। किसको? इसी को। पोलियो का वायरस है ये, मान लो पोलियो का वायरस। जैसे, अच्छा मैं कोरोना से इसको रिलेट करके बताऊं तो आपको ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। जैसे मान लो कोरोना वायरस है, ठीक है, तो कोरोना वायरस अगर किसी आदमी के अंदर चला जाता है, क्या होता है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, 10-15 दिन तक बहुत ज्यादा उसको बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और कई सारी परेशानियां आने लगती हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब उसका बॉडी उससे लड़ता है, कौन? WBC जब उससे लड़ता है, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे वो राहत महसूस करता है। या अगर वो ठीक हो गया व्यक्ति, उसके प्लाज्मा से हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी को निकालते हैं। जिस एंटीबॉडी ने उस कोरोना के क्या किया, माइक्रोब्स को मारा, उस एंटीबॉडी को निकाल के अगर हम दूसरे व्यक्ति के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, वो भी उससे लड़ सकता है। वही सेम प्रोसेस यहां भी होती है। अगर डायरेक्ट हम कोरोना उसके अंदर डाल देते हैं ज्यादा मात्रा में, तो वो मर सकता है, क्योंकि उसकी WBC उतना ज्यादा इसको इफेक्ट नहीं पहुंचा सकती। यानी बहुत ही स्ट्रांग अगर हम वायरस को डाल देते हैं तो वो उसको मार नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इसी वायरस को हम वीक कर दें, एकदम थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं और तब डाल देते हैं, 1-2 ज्यादा नहीं, 1-2 वायरस डाल देते हैं इसके अंदर, तो ये क्या होगा, WBC तुरंत उसको एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगी। और क्योंकि ये पहले से ही कमजोर है तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में, आराम से तुरंत बना देगा। 1-2 दिन बुखार होगा आदमी को, लेकिन फिर से एंटीबॉडी बन गया। अब जब कभी सच में कोरोना वायरस इसके टच में आएगा तो होगा क्या, या कोई भी वायरस इसके टच में आएगा, तो ये तो पहले से एंटीबॉडी बना के रखा है, अब वो एंटीबॉडी क्या करेगा, इसको मार देगा तुरंत। तो क्योंकि पहली बार अगर आप डायरेक्ट कोरोना के टच में आते हैं तो क्या होगा, आपकी बॉडी को पता ही नहीं कौन सा हमको एंटीबॉडी बनाना है। लेकिन एक बार अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं, एक बार टीका लगवा लेते हैं, यानी एक बार आप कोरोना वायरस की एक डोज ले लेते हैं, थोड़ी सी हल्की सी, वीक या डेड, तो क्या होता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है, और वो एंटीबॉडी क्या करता है, उस कोरोना वायरस को आसानी से मार सकता है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर वायरल जितनी भी डिजीज है, पोलियो, तो पोलियो का टीका आता है, हिपेटाइटिस का टीका आता है, ठीक है, रेबीज का भी टीका आता है, आप टिटनेस का टीका लगवाते हैं। इसी तरीके से कोरोना का भी टीका आ गया है, और कई सारे टीके हैं। अब जिसका टीका आप लगवा लेंगे तो भविष्य में वो सारी बीमारियां आपको नहीं होंगी। तो एडवर्ड जेनर भी स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता, आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, किसी भी व्यक्ति को अगर छोटी माता होती है तो उसके जीवन में ज्यादातर एक ही बार होती है, क्योंकि जब एक बार उसको छोटी माता हो जाएगी या स्मॉल पॉक्स हो जाएगा तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएंगे और दोबारा उसको कभी भी नहीं होगा। यही प्रोसेस होती है यहाँ पे। कोरोना की वायरस की वैक्सीन इसलिए इतनी आसानी से नहीं बन पा रही क्योंकि ये अपना रूप बदल रहा है बार बार, ठीक है, अपने स्ट्रेन को चेंज कर ले रहा है। यानी पहली बार आपसे मिलेगा तो पता लगा दोस्त की तरह काम करेगा, दूसरी बार मिला तो दुश्मन की तरह, यानी ये अपना रूप बदलता रहता है।
अब जब पहली बार मान लो आपके अंदर आया तो किसी दूसरी तरह का था, तो दूसरी तरह का एंटीबॉडी बनाया बॉडी ने, लेकिन जब दूसरी बार मिला तो सेम वैसा नहीं रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो अब जो एंटीबॉडी पहली बार वाले के लिए बनाया था बॉडी ने, दूसरी बार जिस तरीके का उसके लिए बनाया नहीं था, तो इसलिए इसका जो वैक्सीन है उसको बनाने में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही है हम लोगों को। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सारे ऐसे वैक्सीन बना चुके हैं जो कई सारे स्ट्रेन के कोरोना वायरस को मार देता है। तो आपको मैं समझता हूँ वैक्सीन क्या होती है समझ में आया होगा। ठीक, अभी और भी फ्रेंडली माइक्रोब्स बचे हुए हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंडली माइक्रोब्स के कुछ और भी एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये कैसे हमारे लिए शत्रु का काम करते हैं, क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच।